द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 3 के शुरुआत में हमें डोरोका के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूमंस ने पूरा विच कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर दिया था और इवन जो डोरोका थी वो भी एकदम भागते फिर रही थी। उसके आंखों के सामने काफ़ी सारे विचेस को मार दिया जा रहा था। लेकिन तभी उसी का एक फ्रेंड जिसका नाम मिया था वो आके उसको हक करती है। डोरोका पूछती कि मिया ये सब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने तो इनका हेल्प ही किया है और ऊपर से क्या हम अपना मैजिक यूज़ करके यहाँ से बच नहीं सकते। लेकिन मिया बताती कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा मैजिकल पावर एक मशीन की मदद से जैम कर दिया गया है। और फिर मिया बताती है कि डोरोका तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और मैडम ओफिलिया को इस पूरे चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करो, वही कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो डोरोका थी वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, वो काफ़ी हेजिटेट करती है। लेकिन फिर भी मिया उसको कैसे भी कन्विंस कर लेती है और फिर डोरोका एकदम भागती है मैडम ओफिलिया को इन्फॉर्म करने के लिए। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मिया थी उसको जितने भी आर्मी थे उसको घेर लेते हैं और उसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और फिर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे डोरोका के ऊपर गोली चल चुका था और डोरोका का हाल काफ़ी बुरा था। इवन जो एडोनिस था उसको ये चीज़ बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो कहता है कि डोरोका तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम मेरे को बताओ कि मैं कैसे क्लोई को फिर से वापस रिवाइव कर सकता हूँ। और ये सब सुनने के बाद ही डोरोका कहती है कि देखो तुम मेरा बात सुनो, हम जितने भी विचेस हैं हम सब। लेकिन तभी वहाँ पे कंटिन्यूसली फायरिंग स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एडोनिस एकदम दूर जाकर गिरता है और जितने भी गोली थे वो सारा डोरोका के शरीर में जाके लगता है। जो एडोनिस था वो जैसे डोरोका की तरफ देखता है उसको बिलीव नहीं होता कि वो डोरोका को भी खो दिया है। उसको ये जो भी चीज़ हुआ वो सब बहुत ही ज़्यादा सिक कर रहा था अंदर से। और अगले ही मोमेंट पे वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे वो सब एडोनिस को अटैक करने आ रहा था। लेकिन जो एडोनिस था वो उनके तरफ बढ़ता है और वो अपने उसी पेन से एक स्पेल लिखना चालू करता है और वो जो स्पेल था वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है। जितने भी बुलेट्स आ रहे थे उसके सामने हर एक बुलेट उसके सामने आके ही रुक जा रहा था। और अगले ही मोमेंट पे जितने भी बुलेट्स थे वो सब रिवर्स होके उतने ही फोर्स के साथ उसी बंदे के ऊपर अटैक करता है। और इसी के साथ वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स आए थे वो सब खत्म हो जाता है सिवाय एक बंदे के। जो एडोनिस था वो उसी बंदे की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर था वो ऑलरेडी अपना स्नाइपर लेके रेडी था। जैसे ही एडोनिस उसके एम पे आता है वो एकदम से ट्रिगर दबाता है और जो गोली था वो एकदम एडोनिस की तरफ आता है और जैसी कांटेक्ट बनाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि धुएं के अंदर से एडोनिस बाहर आता है, उसको एक खरोच तक नहीं आता और वो जो गोली था वो उसके सामने फ्लोट करता है। और फिर एडोनिस उस गोली को बहुत ही बड़ा साइज में बना देता है और उसको भी रिवर्स करके उसी स्नाइपर की तरफ फिर से पॉइंट करके अटैक करता है और इसके साथ वो स्नाइपर खत्म हो जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखा जाता है जो एडोनिस था वो गुस्से से लास्ट बंदे की तरफ आगे बढ़ता है। उसका माइंडसेट अभी चेंज हो चुका था, वो अभी पूरे ह्यूमैनिटी को ही ख़त्म करने वाला था। और ये जो पूरा सीन था ये यामाटो अपने स्क्रीन से देखे जा रहा था और फिर वो कहता है कि यूकी अभी पूरा चीज़ तुम्हारे ऊपर ही है। और फिर हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि डैम मतलब उसी मशीन जो कि किसी भी मैजिकल पावर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है उसके सामने पहुँच जाती है और वो डिसाइड कर लेती कि वो अभी इसको एक्टिवेट करने वाली है और इस प्रकार से वो बहुत ही आसानी से एडोनिस को हरा देगी। लेकिन तभी उसके सामने आ जाते हैं कुछ लोग और वो उसको वहां से जाने के लिए प्रिवेंट करते हैं। और ये लोग और कोई नहीं बल्कि नेशनल साइंस ब्यूरो के लोग थे। और तभी उनका जो मेन लीडर थी, जो लेडी थी जिसका नाम थीटा था, वो कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है बट अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें इस डिवाइस को एक्टिवेट करने नहीं दे सकती। जो सुनने के बाद यूकी कहती कि लेकिन ऐसा क्यों। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है यूकी के फोन से थीटा यामाटो को कॉल करता है और यामाटो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था जब वो थीटा से बात कर रहा था। लेकिन तभी थीटा बताती है कि देखो हम वो जो डिवाइस है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद जो वहाँ पे यामाटो था वो कहते कि लेकिन ऐसा क्यों। और उसके बाद जो थीटा थी वो एक्सप्लेन करना चालू करती है। वो बताती है कि साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है और वो इस मैनकाइंड को काफ़ी कुछ गिफ्ट भी किया है, लेकिन उसके साथ ही साइंस से कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है जिनका कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और उन्हें एक नेगेटिव चीज़ों में से साइंस पार्टिकल्स भी एक है जो कि इसी मैजिक फोटोन सप्रेसर मशीन को चलाने से रिलीज होता है। और यही साइंस पार्टिकल्स मेन रीज़न है सेल्यूलर डिसफंक्शन डिजीज़ के पीछे। जो सुनने के बाद यामाटो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये वही डिजीज़ है जो कि वो हर एक सोल्जर को हो गया था 10 साल पहले जब वो विचेस को हराने के लिए ये वाला मशीन को यूज़ किए थे। और इवन ये नेचर को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला है और अभी विचेस भी नहीं है कि वो नेचर और ओजोन लेयर को फिर से रिपेयर
ब्रेक कर दे, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो सब रेज काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाला है। ये सब सुनने के बाद यामाटो को एकदम बिलीव नहीं हो रहा था, और ये सुनते ही थीटा कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे को ये बताओ, हमारे एम्पायर जो कि कंटिन्यूअसली इस डिवाइस के सामने खड़े थे उस पूरे प्रोसेस के दौरान, उनका हाल अभी कैसा है। जो सुनते ही यामाटो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो रियलाइज करता है एम्पायर के इल होने के पीछे का असली कारण। और उसी तरफ हमें दिखा जाता है एडोनिस कंटिन्यूअसली सोल्जर्स को खत्म किए ही जा रहा था, लेकिन फिर जो थीटा था वो जो फोन था वो फिर से यूकी को हैंड ओवर कर देती है और कहती है कि सॉरी लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। लेकिन तभी यूकी एकदम भाग के जाती है उस डिवाइस की तरफ, सब कुछ को रोकने के लिए पीछे भागते, लेकिन यूकी को पता था कि कैसे भी करके उसको अपने नेशन, अपने एम्पायर को बचाना ही है, उसे इस रेडिया एम्पायर को बचाना ही है, और वो एकदम जाके उसको एक्टिवेट करना चालू कर देती है। उसी तरफ जो थीटा थी वो भी उसके पीछे भागती है, लेकिन जैसे वो उसको पकड़ती है तब तक जो वहां पर डिवाइस था वो चालू हो जाता है। और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो एडोनिस के अराउंड पूरा उसका मैजिकल फील्ड था वो एकदम से वैनिश हो जाता है, और इवन उसका जो मैजिकल स्टिक था, जो उसका पेन था, वो भी नीचे गिर जाता है। जो देखने के बाद ही यामाटो एकदम से यूकी को फिर से कॉल मिलाता और कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या तुम लोगों ने डिवाइस को ऑन कर दिया। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूकी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और थीटा उसको एकदम पकड़ी हुई थी, दोनों के ऊपर एकदम खून था। थीटा कैसे भी करके उसको डिसेबल करने की कोशिश कर रही थी और कहती कि तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी करके उसे रोकना ही होगा, और तुम याद करो कि तुम्हारा मेन ड्यूटी क्या है, कुछ भी हो जाए तुम इस मशीन के वगैरह ही उसको रोक सकते हो, और तुम वही करो, हमारे इस एम्पायर के लिए करो। जो सुन के यामाटो कहता है कि ठीक है, हमारे पास जितना कुछ भी है सब लेके उसकी तरफ अटैक करो। और अगले ही मोमेंट पे हमें दिखा जाता है बहुत सारे सोल्जर्स एकदम अटैक करने जाते हैं एडोनिस की तरफ, लेकिन तभी उनमें से ही एक लेडी सोल्जर एकदम से आगे बढ़ने लगती है और सब कोई कहती है कि तुम आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, तुम हमारे ही फायर में आ जाओगे। लेकिन वो लड़की एकदम से एडोनिस के पास जाती है और कहती है कि तुमने हिम्मत भी कैसे कर लिया हमारे एम्पायर में अटैक करने के लिए। लेकिन तभी जितने भी सोल्जर्स थे वो सब एकदम डर जाते हैं, क्योंकि ऊपर से ही जो साइड वाला बिल्डिंग था वो टूट के उन्हीं के बीच में गिरने वाला था। जितने भी सोल्जर्स थे वो एकदम पीछे की तरफ भागते हैं और उसी के साथ उनके बीच में आके वो बिल्डिंग गिरता है। लेकिन उसी तरफ वो जो लड़की थी वो एडोनिस के तुम सामने जाती है और अपने राइफल का आगे का जो बायनेट है, जो नाइफ अटैच था, उसको लेके उसको पर अटैक करने ही वाला था। जो एडोनिस था वो हेल्पलेस था, उसे पता था कि शायद यही उसका अंत वक्त है, उसे शायद अभी मरना ही होगा। और अगले ही मोमेंट पे वो जो लड़की थी वो एक ही वार मारती है और उसी के साथ जो एडोनिस का सर था वो उसके धड़ से अलग हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है पूरे धुएं के बीच से वो लड़की निकलती है और उसके हाथ में एडोनिस का सर था। और ये देखने के बाद ही वहां पे जितने भी सोल्जर्स थे वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो लोग एकदम जश्न मनाने लगते हैं। और अगले ही मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जो यामाटो था वो भी ये पूरा सीन को देखता है और वो भी काफी ज्यादा रिलीव्ड फील करता है। और फिर वो सबको अनाउंस करता है और कहता है कि जो विच का अप्रेंटिस था वो फाइनली मर चुका है और अभी सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। इवन जो यामाटो था वो उस लड़की की तरफ देखता और कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा यंग लग रही है। और तब उसका सबऑर्डिनेट्स बताते हैं कि हाँ वो एक न्यू रिक्रूट है मेका यूनिट से। और फिर यामाटो कहता है कि ठीक है, अब जाके डायरेक्टर थीटा और यूकी के बारे में पता लगाओ कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन उसी तरफ हमें दिखाया जाता है थीटा और यूकी दोनों का कंडीशन ही काफी ज्यादा क्रिटिकल था और उनको स्ट्रेचर में कहीं लेके जाया जा रहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि कैसे एक बच्चा था जिसको 10 साल से हमने कैद कर रखा था, लेकिन फिर वो छूट गया और वही इतना सारा डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर के पीछे कारण है। और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि एक विच का अप्रेंटिस था। असल में तो वो एक ह्यूमन चाइल्ड ही था, लेकिन फिर भी उसे मैजिक करना आता था। और ये सब चीजें और कोई नहीं बल्कि ग्योते बता रहा था, जो एम्पायर था वही बता रहा था। और अभी उसका हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मेडिकल किट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहा था। लेकिन फिर भी वो बताता है कि वो उसको 10 साल पहले ही नाम मार के काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, लेकिन अभी और नहीं, उसने ऑलरेडी उसको खत्म कर दिया है। इवन वो बताता है कि कैसे उसने गॉड को भी खत्म कर दिया है और साथ ही साथ अभी वो लोग एक नए वर्ल्ड में लिव कर रहे हैं जहां का गॉड और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का रेडिया एम्पायर है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो पूरा स्पीच है ये एक लड़की अपने क्लास में बैठे बैठे सुनती है। और उसी तरफ और एक स्टूडेंट अपने टीचर से पूछता है कि सर अगर ये ह्यूमन चाइल्ड ही था तो फिर भी ये विचेस के साइड से क्यों लड़ रहा था। जो सुनने के बाद वो टीचर कहता है कि क्या पता शायद ये बंदा ब्रेन वॉश था। और उसके बाद
उनका क्लास खत्म हो जाता और पीई का क्लास स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पे वो जो पहली वाली लड़की थी वो एकदम अपना हेड डाउन करके अपने बेंच पे ही बैठी हुई थी। लेकिन तभी उसके सामने एक दूसरी लड़की भी आती है और कहती है कि मैंने वो सब कुछ देखा था। लेकिन तभी ये कहती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, और उसी तरफ वो जो लड़की थी वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक ग्रेवयार्ड में आती है, जहाँ पे आने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को जो कि मर चुका है उसको फूल चढ़ाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और फिर हमें उन्हीं टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड एक बिल्डिंग के नीचे फंस गया था। वो हेल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा बेग कर रहा था, लेकिन फिर भी ये लड़की वहाँ से भाग जाती है अपना जान बचाने के लिए। और फिर वो मन ही मन उससे काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलता है। लेकिन फिर वो फ़ोन में ही एडोनिस का फोटो देखता है और कहता है कि लेकिन कुछ भी हो जाए, ये जो लड़का है जिसको मैजिक करना आता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक अननोन बंदा आता है और कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें थोड़ा डरा दिया है। और फिर वो लड़की रियलाइज़ करती है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो देखने के बाद ही वो जितना भी फोटोज एडोनिस का उन सबको डिलीट करने जाती है। लेकिन तभी वो कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें इसका फोटोज पसंद है तो तुम रख सकते हो, लेकिन ये चीज़ किसी और को मत बताना, तो शायद तुम प्रॉब्लम में आ सकते हो। और ये सब सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वो जो बंदा था वो किसी को तो फ़ोन करता है और कहता है कि सामने से ही एक स्कूल गर्ल दौड़ते दौड़ते जा रही होगी, तुम उसको पकड़ लो, उसको अरेस्ट कर लो और फिर डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के हाथ में दे देना। और फिर हमें बताया जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का डिप्यूटी डायरेक्टर है, जिसका नाम है चीफ ओज। और ओज फोन में किसी मिसेस चार्मी नाम के लड़की के साथ बातें किए जा रहा था। और तभी हमें मिसेस चार्मी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की जा रही थी, और ये और कोई नहीं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही चीफ इन्वेस्टिगेटर है। और फिर फाइनली वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है और वो एक कंक्लूजन पे आती है, और वो कंक्लूजन था कि एडोनिस का जो बॉडी है वो असल में एक डमी है और वो उसका ओरिजिनल बॉडी है ही नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एडोनिस एकदम से अपना आँख खोलता है और वो किस जगह पे है हमें वो सब कुछ नहीं दिखाया जाता। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।